So we are going to start the third phase, evolution of public administration. हमने phase 1, phase 2 कर दिया है, अभी हम phase 3 पढ़ेंगे, ठीक है? So let's start. This phase talks about criticism and challenges. It was between 1937 to 1950. तो जैसे मैंने पहले वाले सेशंस में बताया कि पहले फेज में वुडरो विल्सन ने क्लियरली बताया कि पॉलिटिक्स और एडमिनिस्ट्रेशन को अलग अलग कर देना चाहिए, और उसी के बेसिस पे उन्होंने एक नया डिसिप्लिन स्टार्ट कर दिया. दे स्टार्टेड अ न्यू डिसिप्लिन ऑल टुगेदर. बट सेकेंड फेज में उन्होंने साइंटिफिकली प्रिंसिपल्स को इवॉल्व किया. उन प्रिंसिपल्स को अगर एडमिनिस्ट्रेटर्स को ट्रेन करेंगे, जैसे प्लानिंग, ऑर्गेनाइजिंग, रिपोर्टिंग, बजटिंग, कोऑर्डिनेटिंग, तो एडमिनिस्ट्रेशन में एफिशिएंसी बढ़ी. क्योंकि जैसे हमने देखा कि देयर वाज अ लॉट ऑफ इंटरफेरेंस बाय द पॉलिटिशियंस इन द फंक्शनिंग ऑफ द एडमिनिस्ट्रेटर्स. साइलेंट कर दो मुझे, ओके सबका. सो थर्ड फेज में क्या हुआ कि जो प्रिंसिपल्स इन्होंने जो इवॉल्व किए थे साइंटिफिकली, जैसे मैंने बताया प्लानिंग, ऑर्गेनाइजिंग एक्सेट्रा, उसमें ये रियलाइज हुआ कि ये प्रिंसिपल सब जगह पे एप्लीकेबल नहीं. They are not applicable everywhere. So let's study this phase in detail. In the very next year, the mainstream public administration was challenged with the publication of Bernard's Functions of the Executive. क्योंकि जब एग्जीक्यूटिव ग्राउंड लेवल पे कोई भी चीज एग्जीक्यूट करता है, डिफरेंट होता है. पॉलिसी बनाना अलग है और पॉलिसी इंप्लीमेंट करना दोनों अलग बात है. पढ़ाई की प्लानिंग करना अलग बात है और पढ़ाई करना अलग बात है. प्लानिंग करते हैं हम, बड़े बड़े प्लान्स बनाते हैं, लेकिन होता है. तो यही होता है, एग्जीक्यूटिव भी इंसान ही हमारी तरह, हम में से IAS IPS बनते हैं. तो आगे जाके जब वो पॉलिसी बन जाती है तो इम्प्लीमेंट करने में काफी तकलीफें होती है. वो जो प्रिंसिपल्स ब्यूलिक ने बताए थे पॉट्सकॉम, वो नहीं हो रहे थे अप्लाई. समटाइम्स आप प्लान, मैं एग्जांपल देता हूँ. देयर वाज कारगिल वॉर के बाद जो सोल्जर्स चल बसे, शहीद हो गए, तो उनकी विडोज के लिए उन्होंने 2 लाख का पैकेज किया कि जो हर एक विडो होगी उसको 2 लाख रुपए मिलेंगे. तो ये पॉलिसी थी, विच इज अ गुड पॉलिसी इनिशिएटिव, क्योंकि भाई अभी कोई करता नहीं है घर में, तो पैसा मिलेगा तो एटलीस्ट दे विल गेट समथिंग. तो हुआ ऐसे कि वो भी स्पेसिफिकली उसके वाइफ के नाम पे वो पैसा ट्रांसफर हो. वेरी गुड इनिशिएटिव बाय द गवर्नमेंट. लेकिन इसका इम्पैक्ट, नेगेटिव इम्पैक्ट ये हुआ कि जब उसको इम्प्लीमेंट किया गया तो लड़कियां विधवा होने के बाद प्रॉपर्टी डिस्प्यूट्स होते हैं. कई बार लड़कियां अपने घर चली जाती हैं या दूसरी शादी कर लेती हैं, है ना. एनीथिंग कैन हैपन. एक बार भाई पति मर गया तो भाई अभी मैं दूसरी भी, यंग अगर लड़की होगी तो दूसरी शादी कर लेगी, या अगर वापस अपने घर चली जाएगी, डिपेंड्स, या अपने ससुराल में रहेगी. तो वो पैसा 2 लाख रुपए उसको मिलने वाले हैं, वो घर में ही रहे, क्योंकि जिसका बेटा मरा है उनको वो पैसा चाहिए. एंड बिकॉज आवर सोसाइटी इज पैट्रियार्कल इन माइंडसेट, उन्होंने वो जो विधवाएं थी उनका जोर जबरदस्ती किसी उसी फैमिली की किसी, उसका ही बड़ा, मतलब पति का बड़ा भाई या छोटा भाई, उसे शादी करवा, जोर जबरदस्ती करके शादी करवा दी, वो पैसा ले लिया और बाद में जाओ. तो ये कॉन्सिक्वेंसेस हुए. तो अभी इसमें क्या प्लानिंग की थी और क्या एग्जीक्यूशन हुआ और क्या कॉन्सिक्वेंसेस हुए, इसमें बहुत बड़ा सवाल आ जाता है. इसीलिए द फंक्शन ऑफ द एग्जीक्यूटिव, जो बर्नार्ड, चेस्टर बर्नार्ड, अनदर वेरी गुड पॉलिटिकल साइंटिस्ट, उन्होंने भी थ्योरी लिखी, क्रिटिसाइज किया जो भी उन्होंने साइंटिफिकली प्रिंसिपल्स बनाए. उनको कहा कि देखिए आप बोल तो रहे हो अच्छी अच्छी बातें, लेकिन इम्प्लीमेंटेशन में ऐसा होता नहीं. हर कंट्री अलग है, हर कंट्री का कल्चर अलग है. The challenge came basically in 2 forms. First, rejection of the idea of politics administration dichotomy, and second, principles of public administration lacking in scientific validity. पहला क्वेश्चन तो यही बोला गया कि भाई आप बोल रहे हो कि पॉलिटिक्स और एडमिनिस्ट्रेशन अलग अलग चीजें नहीं है. क्यों? क्योंकि आज के डेट में अगर आप पॉलिसी फॉर्मुलेशन की बात करते हो तो more emphasis is on IAS officers who are making the policy. I have given the previous example that during lockdown, you might have seen a lot of rules being changed. कि राइट नाइट कर्फ्यू किया जाएगा, शॉप के टाइमिंग्स क्या होंगे. दिस इज ऑल पॉलिसी चेंजेस. ये IAS ऑफिसर्स करते हैं, पॉलिटिशियन नहीं करते. The bureaucracy is responsible for formulating policies. They are the ones who make policies on the basis of data.
जो ये सर्वे करते हैं, सेंसस होता है हमारा, सर्वे होते हैं, हॉस्पिटल्स के रिकॉर्ड्स होते हैं, कि हॉस्पिटल्स के रिकॉर्ड्स के बेसिस पे तो वो रूल्स बना रहे थे कि लॉकडाउन किया जाए नहीं किया जाए या रिस्ट्रिक्शंस कम ज्यादा किए जाए, ये कौन कर रहा था? दिस वाज डन बाय एडमिनिस्ट्रेटर्स। तो कैसे पॉलिटिक्स और एडमिनिस्ट्रेशन को डायकोटोमी कैसे कर सकते हो? वाटर टाइट कंपार्टमेंट नहीं कर सकते कि आप सिर्फ इंप्लीमेंट करेंगे और आप सिर्फ फॉर्मुलेट करेंगे। इसको चैलेंज किया। सेकंड, जैसे मैंने आपको बताया, जो प्रिंसिपल्स इन्होंने इवॉल्व किए वो साइंटिफिकली वैलिड ही नहीं है, ऐसा कई लोगों का मानना था। So we'll go in detail. A book entitled Elements of Public Administration by Fritz Marx. It's not Karl Marx. Karl Marx हाँ अलग है, ये Fritz Marx है, 1946 में, was one of the first major volumes to question the assumption that politics and administration could be dichotomized. It was argued that administration cannot be separated from politics because of its political nature. हमारे इंडिया में लेजिस्लेचर और एग्जीक्यूटिव का प्रॉपर डिमार्केशन नहीं है। जैसे हमारा मिनिस्टर जब वो लोकसभा में बैठता है, he is a parliamentarian, he is a politician, he makes the policy, but the same person when he sits in his department or his ministry, then he becomes a part of the executive, क्योंकि जो पॉलिसी उसने लोकसभा में पास कराई वही पॉलिसी उसको अपने मिनिस्ट्री में आके इम्प्लीमेंट करनी है। फॉर एग्जाम्पल बजट, आपने पेपर में पढ़ा होगा बजट के बारे में कि हर साल हम बजट बनाते हैं, इकोनॉमिक सर्वे करते हैं। कौन करता है? मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस। मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस का कौन है? मिनिस्टर है। मिनिस्टर कौन है? पॉलिटिशियन है। वो जब अपना बजट दिखाता है लोकसभा में, तब दैट टाइम ही इज अ पॉलिटिशियन, बट उसी बजट को जब वो इम्प्लीमेंट करने जाता है अपने डिपार्टमेंट में, अपने मिनिस्ट्री में, ही बिकम्स एन एग्जीक्यूटिव एंड ही सीज टू दैट पर्सन, उसके नीचे जो ऑफिशियल्स हैं वो बजट सही तरीके से इम्प्लीमेंट कर रहा है, सुपरवाइज करता है। तो हाउ कैन यू डिमार्केट? तो मार्क्स साहब जो थे, he was the first person to question this dichotomy, ये हम अलग नहीं कर सकते। Further, administration is not only concerned with the implementation of political policy decisions, but also plays an important role in their formulation. सिर्फ पॉलिसी इम्प्लीमेंटेशन नहीं, तो पॉलिसी फॉर्मुलेशन में भी एडमिनिस्ट्रेशन का रोल इंपॉर्टेंट होता है। According to Nicholas Henry, the rejection of politics administration dichotomy was a huge intellectual shift that fundamentally changed the nature of the field for decades and in a way also diminished. जब ये डायकोटोमी को रिजेक्ट किया गया तो पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन का अस्तित्व खतरे में आया। The very own existence of this particular subject came into question कि भाई अगर नहीं कर सकते अलग तो फिर पॉलिटिकल साइंस ही पढ़ते हैं, अलग से डिपार्टमेंट क्यों चाहिए पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन? We don't need that kind of a separate dichotomy. अलग से करने की कोई जरूरत नहीं। मैंने कल बताया था मैंने कि ऐसे कई बार नए नए सब्जेक्ट इवॉल्व करने की लोगों ने कोशिश की, लेकिन वो सब्जेक्ट आगे जाके एस्टेब्लिश नहीं हो पाए। सोशल साइकोलॉजी ऑल दैट काइंड ऑफ थिंग कि भाई नहीं, सोशियोलॉजी साइकोलॉजी। तो पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन का ये हो गया कि भाई अगर नहीं कर सकते तो जिस बुनियाद पे आप बोल रहे हो कि ये सब्जेक्ट अलग है, वही बुनियाद आपने हिला दी, ये डायकोटोमी हो ही नहीं सकती। तो क्राइसिस ऑफ आइडेंटिटी एक तरीके से हो गया, क्योंकि बहुत सारे लोग जो इसमें रिसर्च कर रहे थे, स्टडी कर रहे थे, वो बोल रहे हैं कहाँ जाएंगे, क्या करेंगे, मैं तो पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन का टीचर हूँ। जैसे कई बार अभी जैसे LLM 1 ईयर कोर्स बार काउंसिल ऑफ इंडिया ने बंद कर दिया, तो कई बार मुझे स्टूडेंट्स पूछते हैं कि सर बार काउंसिल, फिर मेरे LLM का क्या होगा? भाई वैलिड है, तुम्हारा तब हुआ तब हो गया, दैट इज वैलिड। आगे जाके किधर कोई अगर बोल रहा है 1 ईयर कोर्स तो वो इनवैलिड है। नहीं सर वेबसाइट्स पे दिख रहा है, वो वेबसाइट अपडेट नहीं हुई है, कॉलेज की वेबसाइट जल्दी अपडेट नहीं होती, तो वो पुराना वेबसाइट है, उसमें अपडेट करने में टाइम लगता है। इसके लिए आपको दोनों ऑप्शन दिख रहे हैं, 2 ईयर कोर्स ही अभी वैलिड है, 1 ईयर कोर्स बंद कर दिया बार काउंसिल। उसी तरीके से व्हेन इट केम टू एडमिनिस्ट्रेशन, कि एडमिनिस्ट्रेशन का जो पूरा अस्तित्व था वो हिल गया एंड it was considered to be not to be treated as a separate discipline. Okay, the second challenge to the field was that there could be no such thing as principles of administration. ये ऐसा प्रिंसिपल कुछ नहीं होता है। अफगानिस्तान के प्रिंसिपल्स इंडिया के प्रिंसिपल्स में कोई कंपैरिजन है क्या? आई डोंट थिंक वो कुछ प्लानिंग करते होंगे, ऑर्गेनाइजिंग, मुझे नहीं पता, टेकिंग इन जोकिंगली, बट मुझे नहीं पता कि वो लोग कैसे अपने पॉलिसीज को बनाते हैं, इंप्लीमेंट करते हैं, क्योंकि जब से वो तालिबान ने टेक ओवर किया है उनकी इकोनॉमिक क्राइसिस हो गए। लॉकडाउन के बाद देखिए श्रीलंका इज अंडर फाइनेंशियल इमरजेंसी, फूड इमरजेंसी, चाइना टेक ओवर कर, पाकिस्तान आ जाके चाइना से पैसे लिया जा रहे। तो इट्स नॉट ओनली अफगानिस्तान, कंट्रीज लाइक टर्की, श्रीलंका,
Pakistan, Bangladesh, these countries are absolutely ruined economically because of the lockdown. पूरा देश बंद था. जिस ऐसे बहुत सारे देश हैं जो एक्सपोर्ट इंपोर्ट पे चलते हैं. गोवा तो बर्बाद हो गया भाई. गोवा बोला सर 2 साल से कोई बिजनेस ही नहीं है, मैं ये नहीं कर पा रहा हूँ, आई एम नॉट एबल टू पे द सैलरीज ऑफ माय पीपल. तो देश बर्बाद हो गया, अपना तो स्टेट हिल गया, थोड़ा सा बर्बाद नहीं हुआ. फिर से वो रिकवर कर लेंगे क्योंकि उतने जितने 2 साल चुप बैठे उतने जोर से लोग जा रहे हैं. इररिस्पेक्टिव वेदर सीजन है नहीं है, मैं जा रहा हूँ गोवा भाई, है ना. सीजन थोड़ी ना लगता है गोवा जाने के लिए. सो मेरा ये कहना है कि ऐसे देश हिल गए तो ये कैसे आप प्रिंसिपल्स को बोलते हो कि सब जगह बेसिस में अप्लाई नहीं होगा. एवरी कंट्री इज डिफरेंट. ओके. 1946 में हर्बर्ट साइमन, अनदर ग्रेट पॉलिटिकल साइंटिस्ट, gave a foreshadowing of his administrative behavior in an article entitled Proverbs of Administration, published in publication Administrative Review. Administrative behavior पे हर्बर्ट साइमन ने बहुत स्टडी किया. हर्बर्ट साइमन, एडमिनिस्ट्रेटिव बिहेवियर मतलब एडमिनिस्ट्रेटर ने कैसे बिहेव करना चाहिए, एक आईएएस आईपीएस ऑफिसर ने कैसे बिहेव करना चाहिए. तो इनका मानना है कि ही शुड बी पॉलिटिकली न्यूट्रल. पॉसिबल है? इट्स इम्पॉसिबल. इंसान है भाई, पॉलिटिकल ओपिनियन हर इंसान का होता है. हाँ, आप जब पॉलिसी इंप्लीमेंट कर रहे हो, पॉलिसी इंप्लीमेंटेशन करते समय यू कैन से कि भाई यू शुड बी न्यूट्रल. बट कहीं ना कहीं बायस आ जाता है कि आपको अगर एक पॉलिसी नहीं समझ में आ रही, आपको ये एक्सेप्टेबल नहीं है पॉलिसी, आप उसको दिल लगा के नहीं इंप्लीमेंट करोगे. जैसे कि एक सब्जेक्ट अगर समझ में नहीं आ रहा है, अगर एक सब्जेक्ट बोरिंग लग रहा है, तो पढ़ाई करने में उसको थोड़ा सा आखिरी में पढ़ोगे. जो इंटरेस्टिंग लगता है सीआरपीसी आईपीसी वो पहले पढ़ोगे. क्या पता पबाड़ में भी इंटरेस्ट आ रहा होगा तो ये भी सही लग रहा है यार. तो जब इंटरेस्ट आता है तो इंसान ऑटोमेटिकली करता है सही तरीके से. पर अगर बायस रहेगा कि नहीं समझ में आ रहा है, सब्जेक्ट बोरिंग है, उसी तरीके से एडमिनिस्ट्रेटर भी इंसान होता है. पॉलिसी में उसको विश्वास ही नहीं है, जिस पॉलिटिकल पार्टी ने उसको बनाया, जो पॉलिटिकल पार्टी इन पावर है, उसमें उसका विश्वास नहीं है, तो वो ठीक तरीके से इंप्लीमेंट करेगा क्या? वो करेगा इंप्लीमेंट, बट इफिशिएंसी कहाँ रहेगी, ये सवाल है. Because we are talking, because why are we studying PubAd? To improve the efficiency in economy and administration. वो बोल रहा है पॉलिटिकली न्यूट्रल रहना चाहिए. पॉसिबल नहीं, बहुत बहुत डिफिकल्ट है. और ऐसे बहुत कम ऑफिशियल्स होते हैं जो न्यूट्रल होते हैं, बहुत कम ऑफिशियल्स होते हैं. बट ये है, देश चल रहा है मतलब लोग काम कर रहे हैं. ओके. However, the most formidable dissection of the principles notion appeared in 1947 when Simon's Administrative Behavior, a study of decision making in administrative organization, was published. In this book, Simon showed that for every principle of administration, there was a counter principle, thus rendering the whole idea of principles redundant. उन्होंने कहा ये जो कि एडमिनिस्ट्रेटर, उसके जो एडमिनिस्ट्रेटिव बिहेवियर के बेसिस पे देखा कि डिसीजन कैसा लेता है एडमिनिस्ट्रेटर. देखिए कैसे काउंटर कैसे होते हैं प्रिंसिपल. आप एक तरफ बोलते हो कि ट्रांसपेरेंसी होनी चाहिए. ट्रांसपेरेंसी मतलब जो भी गवर्नमेंट में हो रहा है हमें पता चलना चाहिए. बट देयर आर सर्टेन थिंग्स जो पब्लिक को नहीं बता सकते. देयर हैज टू बी सीक्रेसी. आरटीआई एक्ट के अंतर्गत एक्सेप्शंस है. यू कांट डिमांड द मिनट्स ऑफ कैबिनेट मीटिंग्स. कैबिनेट मीटिंग्स में क्या डिस्कशन हो. यू कैन नॉट टेक द डॉक्यूमेंट्स ऑफ मिलिट्री, नहीं ले सकते. डिफेंस, स्पेस, न्यूक्लियर एनर्जी नहीं ले सकते. यू कांट अप्लाई फॉर दैट. रिजेक्ट कर दिया जाएगा कि दिस इज अंडर एक्सेप्शनल. सो ऑफिशियल सीक्रेट्स एक्ट जो था 1923 का, सब वो तो डॉर्मेंट है, लेकिन उसमें के सर्टेन प्रोविजंस व्हिच आर डेमोक्रेटिक वो हमने इंक्लूड की, क्योंकि वो ब्रिटिशर्स ने तो वो लॉ अपने फायदे के लिए किया था कि कोई भी कुछ पूछता है तो चुप रहे. अंडर द लॉ वी आर नॉट आंसरेबल टू. लेकिन वो लॉ हमने रद्द भी नहीं किया. डॉर्मेंट है, रद्द नहीं किया हमने. वो कायदा पूरी की पूरी तरह अबॉलिश नहीं किया. मतलब गवर्नमेंट स्मार्ट है, कभी भी कुछ हो तो ये लॉ है ना, इसको एक्टिव कर दो, एक्टिवेट कर दो. बट बीइंग अ डेमोक्रेटिक कंट्री अभी तक तो ऐसा बहुत ज्यादा टाइम कंज्यूमिंग प्रोसेस है. पहले 40 डेज में आप जाके आईएएस को आप किसी को चाहिए. हाँ नहीं, सी एवरीथिंग, बिकॉज ऐसा नहीं है. व्हाट पीपल फील दैट एज सून एज आई अप्लाई फॉर आरटी एप्लीकेशन मुझे रिस्पांस आना चाहिए. हमारा देश की जो आबादी है और हमारे देश में आप 8 to 10 months, या एज पर द लॉ दे शुड रिप्लाई विद इन फ्यू डेज, सम 30 डेज के अंदर करना चाहिए, वरना उनके सैलरी में से पैसे कट होते हैं. ऐसा कुछ तो लॉ है. बट प्रैक्टिकल कन्वीनियंस या एडमिनिस्ट्रेटिव कन्वीनियंस की वजह से वो स्ट्रिक्टली इंप्लीमेंट नहीं होता. और इतने एप्लीकेशंस है,
मतलब I tell you, I was in Nasik. Nasik में there was an RTI application demanding that how much amount of khaki was used for new recruits. क्या करना है तुझे? कितने कपड़ा कितना लगा खाकी? नए रिक्रूट्स होते हैं ना कांस्टेबल पुलिस में. Excuse me, sir. हाँ जी. Sir, actually there are some people waiting to be accepted. नहीं अभी काय का वेटिंग? अब हो गया लेक्चर खत्म हो गया बाद में आओ ना कल. टाटा. Okay, sir. हाँ जी. टाइम पे आओ वरना मत आओ. तो काउंटर प्रिंसिपल है मतलब एक तरफ आप ट्रांसपेरेंसी की बात करते हो लेकिन देयर आर सम वर्क्स व्हिच हैव टू बी डन सीक्रेटली. एक तरफ आप बोलते हो कि यू शुड बी इम्पर्सनल कि ये ऑफिस का काम है यू हैव टू कीप इम्पर्सनैलिटी कि आई शुड नॉट बी पर्सनल इन्वॉल्व. लेकिन जब आप वेलफेयर के रिलेटेड जब आप काम करते हैं when you are doing something for welfare of the country you have to be sympathetic towards the poor section of the society. How can you be in person? मुझे क्या फर्क पड़ रहा है? ऐसे लोग ज्यादा है क्योंकि ये ब्रिटिश के जमाने से होते आ रहा है. मुझे क्या फर्क पड़ता है? ये पॉलिसी में इंप्लीमेंट कर रहा हूँ किसको फायदा हो नहीं हो मुझे कुछ फर्क नहीं पड़ता. ये प्रॉब्लम. ठीक है. काउंटर प्रिंसिपल्स एक तरफ बोलते हो इम्पर्सनैलिटी एक तरफ बोलते हो सिंपैथी होनी चाहिए. एक तरफ बोलते हो ट्रांसपेरेंसी एक तरफ बोलते हो सीक्रेसी एक तरफ बोलते हो अकाउंटेबिलिटी और दूसरी तरफ बोलते हो कि नहीं इसको कॉन्स्टिट्यूशनल सेफगार्ड दिया गया है. हर चीज के लिए काउंटर प्रिंसिपल है. कॉइन हैज टू साइड्स. ऐसा है. He advocated the behavioral approach to public administration to make it more scientific discipline. He focused upon decision making as the alternatives to the principal approach. कि उन्होंने बोला प्रिंसिपल छोड़ दीजिए. डिसीजन लेते समय आपने साइंटिफिकली और ऑब्जेक्टिवली डिसीजन लेना चाहिए. यू शुड नॉट बिकम इमोशनल. जैसे निर्भया केस में सभी को फांसी देना एक इमोशनल डिसीजन लेकिन एक को नहीं दिया बिकॉज द गाय हु वाज अ माइनर उसको नहीं दिया. जुबिलाइन में उसको अभी लॉ उसके बाद चेंज हो अब दे सकते हैं पर तब नहीं दे पाए. तो कंट्री हैज टू रन बाय लॉ नॉट बाय इमोशन. ये बहुत बड़ा फर्क. In the same year, Robert Dahl also countered the claim of principle of public administration as a science in his article entitled "The Science of Administration: Three Problems." तो अलग-अलग thinkers हैं, उन्होंने अलग-अलग किताबें लिखी. ओके यूपीएससी ओरिएंटेशन में ये सारे रॉबर्ट डाल, हबर्ट साइमन, एल्टन मेयो ये डिटेल में होते हैं यूपीएससी के लिए. He observed we are a long way from a science of public administration. No science of public administration is possible unless तो क्या-क्या कब हो सकता है according to Robert Dahl. The place of normative values is made clear. What do you mean by normative? Or what do you mean by norm? Norm मतलब ऐसा होना चाहिए. What ought to be? हमने हमेशा सच बोलना चाहिए. पागल है क्या? मर जाएंगे भाई. हर बार सच कैसे बोलेंगे? कभी-कभी झूठ बोलना पड़ता है गर्लफ्रेंड को, बीवी को, हस्बैंड को, बॉयफ्रेंड को कि मैटर सॉल्व हो जाए. है ना? बट नॉर्मेटिवली हर बार आप सच्चाई का मार्ग यस 90% बट कई बार बोलते ना किसी झूठ बोलने से अगर किसी का घर बस रहा है तो झूठ बोलना अच्छी बात है ना. तो कभी पर वो नॉर्मेटिव वैल्यूज क्लियर करो जो बहुत डिफिकल्ट क्योंकि व्हाट ऑट टू बी इज वेरी सब्जेक्टिव. हर पर्सन के लिए अलग अलग है. मेरे लिए अलग है आपके लिए अलग है. ठीक है. उसके बाद the nature of man in the area of public administration is better understood and his conduct is more predictable. Can a man's behavior be predictable? Very difficult. क्योंकि इंसान का बिहेवियर की वही इंसान उसी सिचुएशन में सेम सर्कमस्टांसेस में अलग बिहेव कर सकता है. सिंपल एग्जांपल क्रिकेट. क्रिकेट में हर प्लेयर अलग रिस्पॉन्स करता है प्रेशर में और हर बार ही वो फेल होगा या हर बार ही वो सक्सेसफुल होगा ऐसा भी नहीं है. इट्स अनप्रेडिक्टेबल. यू कैन नॉट प्रिडिक्ट ह्यूमन बिहेवियर. अगेन अनदर बिग प्रॉब्लम. There is a body of comparative studies from which it may be possible to discover principles and generalities that transcend national boundaries and peculiar historical experience. So, अगर आपने comparison किया countries के बीच में, historically भी उनको study किया और compare किया, China, India, Japan, Australia, US, इनको सबको compare किया, there is a possibility कि some principles can be molded out. कि हाँ, इतने तो 3-4 तो कर ही सकते हैं. सभी देशों में यार planning तो होती होगी यार कम से कम. बजटिंग तो करते होंगे कि कोई भी पॉलिसी अगर इंप्लीमेंट करनी इतना पैसा तो लगेगा. वो कैसे बजटिंग करेंगे वो बात छोड़ दो पर करेंगे बजटिंग. हर ऑर्गेनाइजेशन में करते हैं. कॉलेज में भी कोई फंक्शन होता है तो उसकी भी बजटिंग होती है. बच्चे आएंगे फिर खाना फिर रहना. कोई स्टार आ गया तो उसका कितना खर्चा वो रहेगा कहाँ पे. नॉर्मल बजटिंग हम तो नॉर्मल गोवा ट्रिप के लिए भी करते हैं है ना. तो इसीलिए some basic principles can be written down as per Robert Dahl. But ये सारे conditions meet होनी चाहिए.
कि सबसे पहले तो भाई नॉर्मेटिव वैल्यूज क्लियर कर दो, इंसान का बिहेवियर प्रेडिक्ट कर लो और कंपैरेटिव और हिस्टोरिकल स्टडी भी करो और उस पे साइंटिफिक प्रिंसिपल इवॉल्व करो, ठीक है। Same theme was reflected by Waldo in his book The Administrative State, when he attacked the notion of unchanging principles of administration, the inconsistencies of the methodology used in determining them, and the narrowness of the values of economic efficiency that dominated the field's thinking. क्या हुआ स्टार्टिंग के इसमें सभी लोग सिर्फ इकोनॉमिक एफिशिएंसी की बात कर रहे हैं, लोगों के बारे में कोई बात ही नहीं कर रहे। आप बोल रहे हो कि एफिशिएंसी चाहिए, इकोनॉमी चाहिए, कम से कम पैसे में ज्यादा से ज्यादा फायदा होना चाहिए, सही बोल रहे हैं, कोई गलत बात नहीं है। But at the same time, what about the people? कई बार you cannot talk about efficiency. मैंने बताया था कि जो अपना राशन का दुकान होता है, वहाँ पे बिलो पॉवर्टी लाइन के लोगों को बहुत सस्ते में फूड दिया जाता है, फूड ग्रेन्स दिए जाते हैं। क्यों दिए जाते हैं? ताकि वो लोग जी सके भाई। आप बड़े-बड़े देशों में जब कोई अनएम्प्लॉयड होता है तो उसको अनएम्प्लॉयमेंट का अलाउंस मिलता है। ऑस्ट्रेलिया में मिलता है, यूरोप में मिलता है, यूएस में मिलता है। आगे इंडिया में पॉसिबल नहीं, वरना लोग काम ही नहीं करेंगे, है ना। तो ये अकॉर्डिंग टू कंट्री डिपेंड करता है। हर बार कैसे आप एफिशिएंसी की बात कर सकते हैं? वो तो प्राइवेट सेक्टर करता है, एफिशिएंसी, प्रॉफिट, पैसा, गवर्नमेंट नहीं कर सकता। देयर इज अ बिग डिफरेंस बिटवीन दैट। The ultimate effect of Simons and related critics appearing in the late 1940s was to bury the belief that principles of administration, public or otherwise, could be discovered in the same sense that laws of science and nature could be. A square plus b square is equal to a plus b plus 2ab. ये आप कर सकते हैं, ये मैथ्स है। a square plus b square is equal to a square plus 2ab plus b square. Hypothesis theorem. E is equal to mc square. एडमिनिस्ट्रेशन में ऐसा नहीं होता। इट इज अ सोशल साइंस, इट इज नॉट अ प्योर साइंस, इट इज नॉट अ नेचुरल साइंस। तो ये भूल जाओ कि ऐसे कोई साइंटिफिक प्रिंसिपल्स हो सकते हैं जो यूनिवर्सली सभी देशों में अप्लाई हो जाएंगे। फॉरगेट अबाउट इट, ओके। Thus, by mid-century, the two defining pillars of public administration, that is the dichotomy and the principles, were completely rejected. ठीक है? So that was your third phase. So we'll stop here and we'll continue the fourth phase in the next session. Okay.